अगर आपको खुद को पढ़ा लिखा साबित करना है तो आपको मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद होने चाहिए। मैंने नहीं, मौलाना लाइट अरफा खानम शेरवानी ने एक लिस्ट शेयर करके कहा कि ये है इंडिया के 15 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको हिस्ट्री नहीं आती। लेकिन जब हमने इस लिस्ट को थोड़ा डिटेल में देखा तो लगा कि अरफा बीवी को इतिहास का पाठ पढ़ाने से पहले खुद थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए था। दोस्तों, अरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, आई कैन फिक्स व्हाट स्कूल एंड बुक्स कुड नॉट डू फॉर यू, or did you not go to any? But here is a quick list to get you started. Azad, Ghaffar Khan, Ajmal Khan, Rafi Ahmad Kidwai, M.A. Ansari, Ashfaqullah Khan, Hazrat Mohani, Mahmood Hassan, Hussain Ahmad Madani, Barkatullah Bhopali, उबैदुल्ला सिंधी, अब्दुल कयाम अंसारी, यूसुफ मेहराली, वकूम अब्दुल कदर, सैयद शाह अहमद एंड many more. Read, then come back with your next test. मतलब अरफा का कहना था कि अगर किसी को लगता है कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं था तो उन्हें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिस्ट शेयर कर दी। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ कुछ नाम गिना देने से हिस्ट्री प्रूफ हो जाती है, या फिर उन लोगों की पॉलिटिक्स, उनका एजेंडा और उस वक्त का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी होता है? इसीलिए अरफा खानम शेरवानी ने जो नामों की लिस्ट शेयर की है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ नाम गिनाने से प्रूफ नहीं होती, उसके पीछे का सच और उस वक्त की पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ती है। अगर हम इन नामों को डिटेल में देखें तो कुछ नाम जैसे अशफकुल्ला खान को छोड़ दे तो पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल गफर खान की। उन्हें अक्सर सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमत कर मूवमेंट चलाया था, लेकिन ये मूवमेंट पूरे भारत की आज़ादी के लिए नेशनल लेवल का फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। ये ज़्यादातर पश्तून समाज के अंदर सोशल रिफॉर्म्स और जागरूकता के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसीलिए कई हिस्टोरियंस इसे एक रीजनल सोशल मूवमेंट के रूप में देखते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद गफर खान इंडिया में नहीं रहे, वो पाकिस्तान चले गए और फरवरी 1948 में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर के रूप में वफादारी की शपथ भी ली। बाद में पाकिस्तान की सरकार से उनके मतभेद जरूर हुए, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स और स्ट्रगल ज्यादातर अपने पश्तून लोगों के लिए था, ना कि आज़ाद भारत की पॉलिटिक्स के लिए। अब बात करते हैं हकीम अजमल खान की। अगर उन्हें एक बड़ा एंटी ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर बता दिया जाए तो हिस्ट्री का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद उन्हें हजीक उल मुल्क यानी बेस्ट डॉक्टर ऑफ द कंट्री जैसे टाइटल से सम्मानित किया था। बाद में वो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े। ये मूवमेंट ज्यादातर ऑटोमन खिलाफत को बचाने के लिए चलाया गया था, ना कि सीधे भारत की आज़ादी के लिए। 1919 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बने। आगे चलकर इसी मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड को मजबूत किया था। इसी लिस्ट में एक और नाम है हजरत मोहानी का। हजरत मोहानी की पॉलिटिक्स भी काफी कॉम्प्लेक्स रही है। 1946 में उन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट पर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन जीता, उस वक्त जब मुस्लिम लीग खुलकर पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। बाद में उन्होंने लीग से दूरी बना ली और इंडिया में ही रहे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स उस दौर की अलग मुस्लिम सियासी पहचान की डिबेट से जुड़ी हुई थी। आज भी पाकिस्तान में कराची में उनके नाम पर रोड और कॉलोनी मौजूद है। अब बात करते हैं महमूद हसन देवबंदी की। इनका नाम रेशमी रुमाल मूवमेंट या सिल्क लेटर मूवमेंट से जोड़ा जाता है। ये मूवमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ था, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी टर्की के ऑटोमन एम्पायर और दूसरी मुस्लिम पावर्स की मदद से ब्रिटिश को हटाने की थी। यानी इस आंदोलन का एक स्ट्रॉन्ग लिंक पैन इस्लामिक पॉलिटिक्स से भी था। दरअसल उस वक्त का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई हिस्सों पर अलग अलग मुस्लिम सल्तनत और नवाबों का राज था। जब ब्रिटिश आए थे, धीरे धीरे ये पुरानी पावर स्ट्रक्चर्स कमजोर हो गए और ब्रिटिश रूल मजबूत हो गए। इसी वजह से कई जगह जो संघर्ष हुए वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ पावर स्ट्रगल्स थे।
जरूरी नहीं कि ये सब मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म के आइडिया से ही चल रहे हों। वैसे जैसे जैसे 1940 के दशक में आज़ादी का वक्त पास आया, पॉलिटिक्स और भी क्लियर होने लगी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों में इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान की डिमांड को स्ट्रॉन्ग किया और आखिरकार 1947 में देश का विभाजन हो गया। इसीलिए हिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ नामों की लिस्ट देना काफी नहीं होता। जरूरी ये है कि हम उस दौर की पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और इवेंट्स को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझें। तभी पता चलेगा कि आजादी की लड़ाई में अलग अलग लोगों और मूवमेंट्स की असली भूमिका क्या थी। और सच कहूं तो आरफा बीबी जैसी मौलाना लाइट से किसी को भी शिक्षित होकर सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।